प्रिय छात्र छात्राओं, गुड मॉर्निंग। हमने सामाजिक विज्ञान अध्ययन की एक श्रृंखला शुरू की है, जिसके अंतर्गत आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 की पुस्तक आपदा प्रबंधन के द्वितीय अध्याय आपदा के दौरान बचाव के उपाय का अध्ययन करेंगे। प्रिय छात्र छात्राओं, यदि आपने मेरी अन्य वीडियो नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अन्य वीडियो को देख सकते हैं। आपदा के दौरान बचाव के उपाय। प्रिय छात्र छात्राओं, यद्यपि मानव ने अपनी बुद्धि विवेक से काफ़ी हद तक विजय प्राप्त की है, फिर भी संपूर्ण विजय प्राप्त प्रकृति पर नहीं कर पाया है। विभिन्न प्रकार की आपदाएं जो मनुष्य पर भारी पड़ती हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, भूकंप है, आग लगना है, अचानक बाढ़ का आना है, वर्तमान में एक महामारी चल रही है कोरोना, ये ऐसी कुछ आपदाएं हैं जिनको रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन यदि हमें सही जानकारी उपलब्ध है तो बचाव कार्य में तेजी लाकर नुकसान को कम किया जा सकता है। बचाव के साधन। प्रिय छात्र छात्राओं, ऐसे बेसमस्त साधन संसाधन या समस्त वस्तुएं जो आपदा के समय में बचाव में सहायक होती हैं, बचाव के साधन कहलाते हैं। जैसे रस्सी हो गई, टार्च हो गई, फर्स्ट एड हो गया यानी प्राथमिक उपचार किट हो गई, मशीनें हो गई इत्यादि। प्रिय छात्र छात्राओं, आपदा किस प्रकार की है, उसके बचाव के लिए उसी प्रकार का उपचार किया जाता है। जैसे मान लीजिए आग का उदाहरण लेते हैं, तो आग किस तरह लगी है, पेट्रोल डीजल या बिजली से लगी है या सामान्य आग लगी है, तो उसी तरह के हम बचाव रखेंगे। मान लीजिए पेट्रोल डीजल या बिजली से आग लगी है तो उसके लिए हमें पानी नहीं डालना चाहिए, रेत का या कार्बन डाइऑक्साइड गैस सिलेंडर का प्रयोग करना चाहिए। प्रिय छात्र छात्राओं, हमें नज़दीक के पुलिस स्टेशन या फायर स्टेशन या अन्य अधिकारियों के कॉन्टैक्ट नंबर प्राप्त होने चाहिए ताकि पर्याप्त समय रहते हुए उसकी सूचना दी जा सके। खोज और बचाव दल का गठन। प्रिय छात्र छात्राओं, खोज और बचाव दल का गठन करते समय सरकारी मशीनरी और प्राइवेट व्यक्तियों यानी सबको, पूरे समुदाय को, चाहे वो सरकारी है या गैर सरकारी है, स्वस्थ व्यक्तियों को, चाहे वो शिक्षक हो, पटवारी हो, पुलिसकर्मी हो, फायर कर्मी हो, व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, स्वच्छ कर्मचारी, कोई भी हो सकता है, उन सबको हमें समूह दल में शामिल करना, बचाव के समूह दल में शामिल करना चाहिए। प्रिय छात्र छात्राओं, बचाव दल अपना कार्य अच्छे से कुशलतापूर्वक, निपुणतापूर्वक कर सकें, इसके लिए सरकार द्वारा समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारे उत्तराखंड राज्य में आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र देहरादून द्वारा प्रत्येक जनपद में 20 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है और प्रत्येक तहसील के लिए 2 आपदा किटें भी उपलब्ध कराई जाती हैं। आपदा प्रबंधन दल ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर पर बने होते हैं। अब खोज और बचाव के कार्य। अब जो आपदा प्रबंधन दल है या बचाव दल है, उसके कार्य क्या हैं। सबसे पहले आपदा कहाँ आई है, उस जगह का पता लगा के उसमें फंसे लोग किस स्थान पर हैं इसका पता लगाना चाहिए। इसमें हमें मशीन इत्यादि का या खोजी कुत्तों का या जो भी सहायक सामग्री है उसका हमें क्या करना चाहिए, उपयोग करते हुए पहचान करनी चाहिए। उसके बाद फंसे हुए लोगों को उस स्थान से निकालकर उन्हें प्राथमिक उपचार देना चाहिए और निकट के चिकित्सालय तक पहुंचा देना चाहिए। इस कार्य के लिए हमें कई बार रेस्क्यू ऑपरेशन करने पड़ते हैं। मान लीजिए बाढ़ से संबंधित है, हेलीकॉप्टर की वो लेनी पड़ सकती है, या रास्ते बंद हैं किसी आपदाग्रस्त क्षेत्र में, तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी हमें क्या करना चाहिए, सहयोग लिया
जा सकता है। प्रिय छात्र छात्राओं, राहत कार्य। सबसे पहला इसमें बिंदु आता है शरण स्तर। आपदा आ गई, हमने बचाव दल ने लोगों को खोजा निकाला। अब आपदा के समय बहुत सारे भवन ध्वस्त हो जाते हैं, कई प्रकार की परेशानियां खड़ी हो जाती हैं भवनों में, तो हमें उनको देख लेना चाहिए कि जो मरम्मत आ गए अतिशीघ्र मरम्मत करने का प्रयास करना चाहिए। तब तक एक शरण स्थल का निर्माण कर देना चाहिए। शरण स्थल का निर्माण या चयनित स्थान बना लेना चाहिए, जैसे विद्यालय हो गया, पंचायत घर हो गया, या अन्य कोई मजबूत गांव में ही किसी व्यक्ति का भवन भी हो सकता है। भोजन, जो लोग आपदा से प्रभावित हैं उनके लिए उचित भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए, और उस क्षेत्र में हुए फसलों इत्यादि के नुकसान को, जो वर्तमान में फसल नष्ट हुई है, उसका भी आकलन कर लेना चाहिए। संचार। प्रिय छात्र छात्राओं, जिस क्षेत्र में आपदा आती है तो संचार के साधन नष्ट हो सकते हैं, जैसे सड़क का टूटना है, टेलीफोन लाइनों का टूटना है, या मोबाइल टावरों का नष्ट हो जाना है। विभिन्न प्रकार के जो संचार के साधन हैं उनका क्या हो जाता है, ध्वस्तीकरण हो जाता है। उनको अतिशीघ्र हमें क्या कर लेना चाहिए, मरम्मत कर लेनी चाहिए। इससे सड़क की मरम्मत कर लेनी चाहिए, ताकि कोई भी आपदा प्रबंधन दल वहाँ पहुँचे, या आपदा राहत सामग्री वहाँ पहुँचाने की ज़रूरत हो तो आसानी से पहुँच सके, या कोई सूचना सरकार तक देनी हो, सरकार से लेनी हो, तो वहाँ तक सूचना हम टेलीफोनिक या मोबाइल के माध्यम से पहुँचा सकें। इसके लिए हमें हेलीपैडों का अस्थायी निर्माण कर लेना चाहिए, ताकि हेलीकॉप्टर भी उतर सकें वहाँ, और सड़कों का अस्थायी निर्माण कर देना चाहिए। अगला बिंदु आता है सफाई और पहुँच। प्रिय छात्र छात्राओं, जिस स्थान पर हमने शरण स्थलों का निर्माण किया है या बनाए गए हैं, जैसे स्कूल है, पंचायत घर है, या कोई भी भवन है, मजबूत भवन, अच्छा भवन देख कर बनाया गया है, उन स्थानों पर साफ सफाई की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। पानी और बिजली की आपूर्ति। प्रिय छात्र छात्राओं, पानी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, बिजली महत्वपूर्ण आवश्यकता है, तो इसको हमें उचित प्रबंधन करना चाहिए, ताकि सभी जो भी आपदा प्रभावित व्यक्ति हैं उनके लिए स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध हो सके और पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो सके। जीवन यापन की सुविधाओं की अस्थायी आपूर्ति। जीवन यापन के लिए भोजन के अतिरिक्त बहुत सारी अन्य ज़रूरतें भी होती है, जैसे कपड़ा है, चिकित्सा उपकरण है, खाना बनाने के बर्तन हैं, इत्यादि को हमें क्या करना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि जो आपदा प्रभावित लोग हैं उन्हें कम से कम ज़रूरी आवश्यक चीज़ें उपलब्ध हो सकें। स्वास्थ्य और मल निकास। आपदा प्रभावित लोगों के लिए यानी जो शरण स्थल बनाए गए हैं वहाँ उचित चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि उचित डॉक्टर और दवाइयों की उपलब्धता होनी चाहिए। और स्वास्थ्य मल निकास यानी अस्थायी टेम्परेरी हमें शौचालय इत्यादि का निर्माण करना चाहिए, ताकि स्वच्छता बनी रहे। सार्वजनिक सूचना। अगला बिंदु हमारा सार्वजनिक सूचना। हमने पहले भी जिक्र इससे पहले बिंदु पे बात की थी कि जैसे टेलीफोन लाइन है, सरकार से सीधे संवाद होना चाहिए, कि सरकार से और हमारे आपदा प्रभावित क्षेत्र से सीधे संवाद होने की स्थिति होनी चाहिए। लोगों में अफवाह फैलने से रोकने हेतु हमें लाउड स्पीकर इत्यादि लगाकर, अगर बड़ा क्षेत्र है या व्यक्तिगत जैसे भी संपर्क कर सकें, लोगों को समझाना चाहिए कि घबराने की कोई बात नहीं है, पूरी सरकार पूरा समुदाय आपके साथ है और आप पूरी तरह से आप सुरक्षित हैं, ताकि किसी प्रकार की अफवाह ना फैल सके। सुरक्षा। प्रिय छात्र छात्राओं, आपदा प्रभावित लोग मान लीजिए स्कूल या भवन या जंगल में कहीं डेरा इत्यादि बना के जब उनको रखा जाता है, अस्थायी रूप से रखा जा रहा है, तो वहाँ बाहर से चोर इत्यादि का भी डर होता है। अगर कहीं पर मान लीजिए आपने तंबू लगा के उनको रखा है तो खुला मैदान हो गया, तो
चोर इत्यादि का डर होता है, उसके लिए सुरक्षा कानून यानी कि पुलिस इत्यादि की व्यवस्था होनी चाहिए। जंगली जानवरों से भी सुरक्षा हेतु उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए। तो इस प्रकार जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनके लिए सुरक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। पुनर्निर्माण की आवश्यकता। प्रिय छात्र छात्राओं, जो नुकसान हुआ है, जिसमें कम नुकसान हुआ है, मान लीजिए भूकंप की घटना है तो भवन में कम नुकसान हुआ है तो उनको रिपेयर करके जल्दी से उनको उनके घरों तक पहुंचाना चाहिए, और जिसमें ज़्यादा नुकसान हुआ है तो उनका पुनर्निर्माण करना चाहिए। इसका सही आकलन करना चाहिए। आपदा कल्याण पूछताछ केंद्र। आपदा कल्याण पूछताछ केंद्र बना देना चाहिए ताकि जो आपदा प्रभावित लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके परिवार के लोग कहीं बाहर हैं तो वो पूछ सकते हैं अपने लोगों के बारे में कि भाई हमारा व्यक्ति कैसी स्थिति में है, तो उनको सही जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है। पशुधन की रक्षा के लिए कार्य। प्रिय छात्र छात्राओं, अभी तक हमने जो रक्षा के लिए कार्य अध्ययन किया वो मानव की रक्षा के लिए थे। अब हम पशुधन, भाई आपदा किसी क्षेत्र में आई तो वहाँ पशुधन भी होगा, तो पशुधनों के लिए क्या है, घायल पशुओं के लिए उपचार की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए चारे पानी इत्यादि की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, उनका टीकाकरण किया जाना चाहिए, पशुओं को हुए नुकसान का भी आकलन किया जाना चाहिए, और जो पशु इस आपदा में मर गए हैं उनका भी निस्तारण होना चाहिए, यानी उनको हटाना और उनका निस्तारण किया जाना चाहिए ताकि अन्य बीमारियां फैलने का डर ना रहे। और पुनर्स्थापना यानी कि जो मानव के साथ साथ जो मानव के घर निर्माण किए जाएंगे तो पशुओं के जो आवास हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में उसको गोट कहते हैं या मैदानी क्षेत्रों में गौशाला कहते हैं, तो उनका भी आकलन करके उनको भी पुनर्निर्माण करना चाहिए। यदि कम उनमें नुकसान हुआ है उनको रिपेयरिंग कर देना चाहिए, और ज़्यादा नुकसान हुआ है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता होती है। प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम इस अध्याय का यहीं तक अध्ययन करेंगे। इस अगली वीडियो में इसके अगले बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। प्रिय छात्र छात्राओं, इस वीडियो को आप बार बार देखना और विषय वस्तु को समझने का प्रयास करना। फिर भी यदि कोई विषय वस्तु आपको समझ में नहीं आती है या किसी बिंदु पर आपको कठिनाई उत्पन्न होती है तो आप मेरे व्यक्तिगत नंबर पर, जो कि व्हाट्सएप नंबर भी है, संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, मिस कॉल के माध्यम से। मेरा नंबर है 9759223819। प्रिय छात्र छात्राओं, सदैव अपने माता पिता की सेवा करें और उनकी आज्ञा का पालन करें। धन्यवाद।